नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर। हाँ, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरोलिस की इकिगाई, दीर्घ और सुखमय जीवन का जापानी रहस्य। बिल्कुल, ये किताब हमें ओकिनावा, जापान ले जाती है। वहाँ के लोगों के बारे में बताती है जो दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले ये इकिगाई शब्द ही है, इसका मतलब क्या है आखिर? ये एक जापानी शब्द है। इसका सीधा मतलब है जीने की वजह। जीने की वजह। हाँ, या कह लीजिए वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह बिस्तर से उठते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ काम या पैसा नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये जीवन का वो मकसद है, वो उद्देश्य जो उसे असल में मायने देता है। किताब में बताया गया है कि इकिगाई वहाँ मिलता है जहाँ 4 चीजें मिलती हैं। हाँ, 4 जरूरी चीजें। पहला तो वो जो करना आपको पसंद है। हाँ। दूसरा, जिसमें आप माहिर हैं, मतलब आपकी कुशलता हो। बिल्कुल। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है। ये जरूरी है। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, मतलब जिससे गुजारा चल सके। सही। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि इकिगाई सिर्फ अपना पैशन या जुनून ढूंढना भर नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि इन चारों चीजों का एक संतुलन साधना है। संतुलन, ओके। किताब यही बताती है कि ये जो मीठी जगह है, ये संगम है। इसे ढूंढना ही असल यात्रा है और ये कोई सीधी राह नहीं होती अक्सर। मतलब ये लगातार खोजते रहने और तालमेल बिठाने जैसा है। बिल्कुल, एक सतत प्रक्रिया है। और इसी का जीता जागता उदाहरण है ओकिनावा के लोग। हाँ, ओकिनावा कमाल की जगह है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग वहीं 100 साल से ज्यादा जीते हैं। 100 साल से ज्यादा, और वो भी सेहतमंद और सक्रिय रहकर। हाँ, यही तो खास बात है। और देखिए, उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ इकिगाई नहीं है। नहीं, और क्या है? उनकी पूरी जीवन शैली। किताब उनकी कई आदतों पर रोशनी डालती है, जैसे उनका खान पान। हाँ, वो हारा हाचीबू वाला सिद्धांत मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, कमाल का है। मतलब पेट को सिर्फ 80% तक भरना, कभी भी एकदम ठोस कर नहीं खाना। बिल्कुल, कितना साधारण है पर कितना गहरा। और उनका खाना भी बहुत सादा, सब्जियां, सोया, मछली, फल, ग्रीन टी, इन पर ज्यादा जोर। हाँ, कम तेल, मसाले, शक्कर। सदियों पुरानी आदतें हैं ये। वाकई कितनी सीधी सादी लेकिन असरदार। और ये सिर्फ क्या खाते हैं वहीं तक नहीं है, उनके जीने की रफ्तार भी उतनी ही अहम है। अच्छा, कैसे? वो लोग स्लो लाइफ में यकीन रखते हैं, मतलब धीमी गति से जीना। धीमी गति? हाँ, हर काम ध्यान से करना, बिना हड़बड़ी के। ये तो आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसके बिल्कुल उलट है। एकदम उलट। और शायद यही उनकी मानसिक शांति का एक बड़ा राज भी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या किताब ये भी बताती है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में इसे कोई अपनाए कैसे, जहाँ धीमे होने का मतलब अक्सर पिछड़ना माना जाता है? देखिए, किताब कोई सीधा नुस्खा तो नहीं देती। ओके। लेकिन इशारा करती है कि हर काम में थोड़ी सजगता, थोड़ा ठहराव लाना संभव है। जैसे मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय पर एक काम पर ध्यान देना। छोटी छोटी चीजें। बात सिर्फ रफ्तार कम करने की नहीं है, बल्कि हर पल को जीने की है। गहराई से जीना। हाँ, उनका मानना है धीरे चलो, गहराई से जियो। और शारीरिक रूप से भी वो लोग सक्रिय रहते हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई बहुत भारी भरकम कसरत करते हो। नहीं, रोज थोड़ा टहलना, बागवानी करना, हल्के व्यायाम, ये सब उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। जीवन सरल है, जटिल नहीं बनाया हुआ। बिल्कुल। और काम को लेकर भी उनका नजरिया बहुत अलग है। हाँ, ये भी एक अहम बिंदु था। जैसा किताब बताती है, जापानी संस्कृति में काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो फिर क्या है? वो आत्मसंतोष और समाज की सेवा का भी एक तरीका है। जब आपके काम में आपको एक उद्देश्य दिखता है, तो उससे जुड़ा तनाव वो अपने आप कम हो जाता है। ये इकिगाई के उन 2 हिस्सों को जोड़ता है, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे पैसे मिले। सही पकड़ा। और एक और खास बात थी, वो मोई। ये क्या है? मोई, हाँ, ये उनके छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं। सोशल ग्रुप्स जैसे। हाँ, लेकिन उससे कुछ ज्यादा। ये सिर्फ मिलने जुलने के लिए नहीं होते। ये लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे का भावनात्मक और कभी-कभी आर्थिक सहारा भी बनते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये अकेलापन दूर करने और आपस में जुड़े रहने का एक सदियों पुराना बहुत मजबूत तरीका है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, किताब का सार क्या निकलता है? देखा जाए तो सार यही है,
कि जिन लोगों के पास जीने का एक स्पष्ट उद्देश्य, एक इकिगाई होता है, वे मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं, तनाव आता है। हाँ, वो तो सभी के जीवन में आता है। बिल्कुल, लेकिन वो उसका सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक दिशा होती है, एक वजह होती है आगे बढ़ने की। तो कुल मिलाकर इस किताब से यही सीखने को मिलता है कि लंबा और खुशहाल जीवन कोई अचानक से नहीं मिलता। नहीं, ये तो रोज की छोटी छोटी आदतें हैं। एक साफ मकसद रखना, काम को सही नजरिए से देखना, सादगी और मजबूत सामाजिक रिश्ते। हाँ, और मजबूत सामाजिक रिश्ते, इन सब से मिलकर बनता है। इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया। नहीं, ये तो जीने का एक तरीका है, एक यात्रा है। सही कहा। और आज की जो दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, इतना तनाव, हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसे में अपना इकिगाई ढूंढना या कम से कम उसे ढूंढने की कोशिश करना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सिर्फ जापानियों की कहानी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये हम सबके लिए एक आईना है, सोचने का मौका है कि जीवन को और सार्थक कैसे बनाया जाए। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है या शायद कोई एहसास जो किसी को रोज सुबह बिस्तर से उठने की असली वजह दे सकती है, वो असली प्रेरणा। इस गहरे सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।